गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, दो ऑपरेशन सीख लिए थे। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या सीखा था, आर आई इंटरचेंज आर जे। आई और जे क्या बताते हैं आपको, कौन सी रो को कौन से रो में चेंज करना है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आप कोई भी दो रोज या दो कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपके पास, आर आई ऑपरेट्स के टाइम्स आर वन। मतलब आप किसी भी रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, 1 2 3, नेगेटिव में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, रोज को या कॉलम्स को वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके पास, जैसे एक्स वाई जेड टाइप्स हो गए। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि क्वेश्चन में फर्क ना पड़े। अगर फर्क पड़ रहा होगा तो हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन देखो क्या है, एडिशन ऑफ अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो। कहने का मतलब क्या है, हम इस तरीके के ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। आर वन ऑपरेट्स आर वन प्लस टू टाइम्स आर टू। अब बात ध्यान रखना आप, अगर यहाँ R1 पे ऑपरेट कर रहे हो तो सबसे पहले R1 ही आएगा। अगर आपने यहाँ लिख दिया R1 ऑपरेट्स 2 टाइम्स R2 प्लस R1, तो ये ऑपरेशन गलत है। तो जिस पे ऑपरेट कर रहे हो वही सबसे पहले आएगा। ठीक है, और उस वैल्यू भी उसी की चेंज होगी। आप चाहे यहाँ पे R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपने R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस 2 टाइम्स R2। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप R2 और R3 को एज इट इज लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने लिख दिया, लेकिन चेंज क्या होगा, R1 होगा। ये जो काम है ऑपरेशन वाला आप रफ में करेंगे। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें लगेगा, तो R1 प्लस 2 टाइम्स R2, मतलब R1 का फर्स्ट एलिमेंट इज 2 टाइम्स R2 के फर्स्ट एलिमेंट। 1 + 8, यानी कि पहला एलिमेंट आपके पास क्या मिल गया, 9। इसी तरह से क्या होगा, 2 + 2 टाइम्स 5, तो 2 + 10। नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिल गया आपको, 12 मिल गया। फिर 3 + 2 टाइम्स 6, तो 3 + 12 क्या मिला आपको, 15 मिल गया। तो ये क्या आ गया आपका, ऑपरेशन लगा के चेंज आ गया। ठीक है, आप जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं वही चेंज होगा। अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हैं, R2 ऑपरेट्स -3 टाइम्स R3, तो चेंज क्या होगा, सिर्फ R2 चेंज होगा। आप R1 और R3 को वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इस केस में किसका यूज होगा, रो 2 और रो 3 का। ठीक है, जो चेंज होके एलिमेंट्स आएंगे वो किस पे लिखेंगे, R2 में ही हम लिखेंगे। ये तीन ऑपरेशंस किसके थे, रोज के थे। ऐसे ही तीन ऑपरेशन किसके हैं, कॉलम के हैं। पहला ऑपरेशन उसका यही कहता है, ये कहता है कि आप किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे C1 को C2 में कर लो, C2 को C3 में कर लो, लेकिन हर बार क्या होगा, जितनी बार इंटरचेंज करोगे उतनी बार क्या होगा, माइनस का साइन आपके पास बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकेंड ऑपरेशन क्या होता है, CI के टाइम CA। तो जैसे हम रोज में कर रहे थे, किसी भी कॉलम को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। C2 को -3 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई। जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है आपका, इसी तरह से आएगा, CI ऑपरेट्स CI + के टाइम्स CJ आएगा। यानी कि आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो ना, C1 ऑपरेट C1 -2 टाइम्स C3, तो यानी कि C1 चेंज होगा, सिर्फ C2 और C3 क्या होंगे, एज इट इज रहेंगे। आप रोज और कॉलम के ऑपरेशन मिक्स नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते C1 + R1, ये गलत ऑपरेशंस हैं। ठीक है, आप कॉलम वाले ऑपरेशंस कॉलम में ही लगाएंगे, रो वाले ऑपरेशंस रो में ही लगाएंगे। आप दोनों को मिक्स करके यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं वो पहले आएगा और वो ही चेंज होगा, बाकियों में नो चेंज। तो ये जो 6 ऑपरेशंस थे, ये पूरी एक्सरसाइज चलाएंगे आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपकी। सो बेटा आपकी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होती है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 5 है। आपके पास एक फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला है
ये फॉर्मूला होता है। के कोई भी कांस्टेंट है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जैसे एन क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर एन, 5 की पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के आपके पास 3, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है फॉर्मूले की, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपके पास 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है 4। तो यानी कि 125 इंटू 4, आपके पास आंसर क्या आ गया, 500। तो ये फॉर्मूला है, एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वैनिश। वैनिश मतलब आंसर 0 आता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे विदाउट एक्सपेंडिंग वाले, तो आपने क्या करना है, किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इक्वल करके डिटर्मिनेंट खत्म करना है। अब वो दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। अब देखो क्या है आपके पास, मैट्रिक्स 3 5 7 1 2 4 6 10 14 है ना। तो आप देखो, आप जो है थर्ड कॉलम को ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 3, 2 into 5, 2 into 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3। आप C3 में से कॉमन ले रहे हैं तो 2 बाहर आ जाएगा। आप ऐसे नहीं करेंगे, 2 बाहर लिया फिर 2 बाहर लिया फिर 2 बाहर लिया, तो 2 की पावर 3 कॉमन नहीं, या तो पूरी रो में से कॉलम आएगा या कॉमन आएगा, या पूरे कॉलम में से। तो 2 कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर क्या बचा, ये आ गया 1 2 4 3 5 7। अब आप देखो C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो मैंने बताया था कोई भी 2 रोज या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। यानी कि इस केस में डिटर्मिनेंट क्या हो गया, वैनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो बेटा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ये था जो आपको वैनिश करना है। अब आप ये देखो, आप इसको वैनिश कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर मैं इसको लिख दूँ 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, और अगर 3 कॉमन ले भी लूँ तो आपके पास क्या बचेगा, 1 4 7 2 5 8 1 2 3। कॉलम तो फिर भी आइडेंटिकल नहीं हो रहे, ना कोई रोज आइडेंटिकल बन रही है। तो अब हमें दिमाग चलाना पड़ेगा, ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ 3 मिलेगा, इधर भी 3 मिलेगा और इधर भी 3 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में ऑपरेशन लगाऊं तो 3 मिलेगा, इसमें भी 3 मिलेगा और इसमें भी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं, आपके पास 1 by 1 लगाएंगे, ठीक है। तो मैं R2 पे ऑपरेट कर रही हूँ, R2 माइनस R1, R2 में चेंज होगा, ठीक है। मैंने R1 और R3 एज इट इज लिख लिए। R2 माइनस R1 यानी कि 4 माइनस 1 क्या आया, 3, 5 माइनस 2 क्या आएगा, 3, 6 माइनस 3 क्या आएगा, 3, यही आएगा आपके पास। जब R2 लिख रहे हैं ना तो R2 का एलिमेंट पहले लिखेंगे हम, ठीक है। ये आ गया, लेकिन अब हम इनको तो माइनस नहीं कर सकते, सेम नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको माइनस करती हूँ। मैं R3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R3 माइनस R1, तो क्या होगा आपके पास, R1 और R2 तो सेम रहेंगे, लेकिन R3 माइनस R1 क्या आएगा यहाँ पे, 6 6 6, मतलब 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 इज 6, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं आप 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 3। तो 2 कॉमन ले लिया आपने रो 3 में से, आपके पास बचा क्या, आ गया। तो R2 और R3 आपने क्या बना दी, आइडेंटिकल बना दिए, तो ये डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0, ठीक है। तो जब डायरेक्टली नहीं बन रहे होंगे तो ऑपरेशंस लगा के तो हमें करने ही पड़ेंगे, दिमाग तो हमें चलाना ही पड़ेगा कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास ये है 148 4 23, 111 3 17, 37 1 101। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये देखो बेटा, मैंने चेक किया ये 37 पे जा रहा है। ये कंप्लीट कॉलम जो है 37 पे जा रहा है। 37 4 जा 148, 37 3 जा 111, 37 1 जा 37। क्योंकि मैंने यहाँ से चेक किया कि क्या ये 37 के मल्टीपल्स हैं, बिल्कुल है। तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि कॉलम 1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 37। अंदर क्या बच गया आपके पास, 4 3 1, फिर 4 3 1। क्योंकि ये दोनों कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, वैनिश हो गया। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, नीचे क्या था 6 6 6, तो हमने 2 इंटू 3 लिखा ना, 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरी जो R2 थी वो भी 3 3 3 थी, इसीलिए मैंने उस हिसाब से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या कॉमन लिया था, 2 का टेबल चलाया था हमने, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दिमाग चलाएंगे अपना और डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, वैनिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो बेटा एक और चीज आपको बतानी थी, अगर कोई भी पूरी रो या कोई भी पूरा कॉलम जीरो बन जाए, कोई भी पूरी रो जैसे 0 0 0 इस तरीके से कुछ भी दिया हो यहाँ पे, या फिर कोई भी पूरा कॉलम, कोई भी C1 C2 C3 या कोई भी, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, या तो दो रोज कॉलम आइडेंटिकल बना दो, या फिर 0 0 बना दो किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन देखा, आपके पास ये था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हम चेक, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, या तो किसी भी रो में दोनों रोज ऐड कर दोगे, लगा सकते हैं ऑपरेशन, या किसी भी कॉलम में आप दोनों कॉलम्स क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो वही किया गया। C1 में क्या किया गया, C2 प्लस C3 किया गया। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये दोनों सेम है, चेंज किस में होगा, C1 में। अब C1 में चेंज करते हैं, तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, A माइनस बी, उसमें क्या किए, C2 और C3 के एलिमेंट्स ऐड किए। तो देखो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, पहला एलिमेंट मिल गया 0। इसी तरह से आप इसको ऐड करेंगे तो भी 0 मिलेगा, और इस तरह से इसको भी ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा कॉलम 0 हो गया, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। तो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था आपको, कोई भी पूरी रो या कोई भी पूरा कॉलम 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये ऑपरेशंस वैलिड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।